हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वीबीटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे क्वेश्चंस अगर तो इस चैप्टर से आ रहा है तो यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको जब मैं बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, आप इसको विद द हेल्प ऑफ वीबीटी आप इससे कुछ भी चीज बता सकते हो। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है उसका आप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या फिर उसका ज्योमेट्री कौन सा रहेगा, एकदम परफेक्ट आप बता सकते हो इससे। ठीक है, तो आप डिस्कशन करते हैं क्या है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो टोटल 4 तरह के थ्योरीज हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारे सिलेबस में एक दिया हुआ है, टोटल 4 तरीके की थ्योरीज होती है। तो पहला आपका वीबीटी, दूसरा आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी जिसको बोला जाता है, एक और होता है आपका लीजेंड फील्ड थ्योरी, वो थर्ड है आपका, और एक और होता है आपका एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें दो ही पढ़ना था पहले, वीबीटी और सीएफटी। लेकिन अभी जो आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ है तो उसमें भी आपका सीएफटी हटा दिया है। ठीक है, और सीएफटी पहले भी था लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में था, मतलब उसको आप डिटेल में नहीं पढ़ते थे। ठीक है, बस वहां से क्वेश्चंस भी नहीं आते थे, मेनली किससे क्वेश्चन आता था आपका वीबीटी से। ठीक है, तो वीबीटी है पूरा सिलेबस में और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, ये समझ में भी आएगा आपको किस तरीके से है ये। ठीक है, तो पहला टॉपिक पहला इसका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना, अब इसमें क्या है ना, सबसे पहले ना आपको एक लीजेंड्स जो होते हैं, देखो हमने लीजेंड्स तो बहुत सारे पढ़ के रखे हैं और होते ही बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, दो तरीके के लीजेंड्स होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स और एक होता है आपका वीक फील्ड लीजेंड्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज आएगा आपका कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स और वीक फील्ड लीजेंड्स का। ठीक है ना, तो उसको मैं पहले याद करवा देता हूँ। देखो है तो बहुत सारे और सारे के मैक्सिमम आपके वीक फील्ड ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड बहुत ही कम होते हैं। तो मैंने क्या किया है ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड को याद करने का एक तरीका निकाल दिया है। ठीक है, और इसमें से अगर आपका कोई भी आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और बाकी कोई नहीं आ रहा तो सब कैसे आपके वीक फील्ड लेजेंड्स है। ठीक है, तो याद कैसे करना है, देखो इस तरीके से, इसके पहले भी बहुत सारे हैं लेकिन सब कैसे आपके वीक फील्ड, यहां से स्टार्ट होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला। ठीक है, तो याद कैसे करोगे आप, देखो इसको, अमोनिया pyridine डाइपिरिडिन, बीच में फंस गया इन NO2 माइनस CN माइनस CO, याद हो जाएगा। और ये जितने भी ये 7 है टोटल, ये कैसे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स। ठीक है, कैसे याद करना है, अमोनिया pyridine डाइपिरिडिन, बीच में फंस गया इन का मतलब इथिलीन डाइअमाइन था आपका। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका NO2 माइनस CN माइनस CO। इसको एक लाइन में याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे कैसे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स। ठीक है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स कौन सा है, तो देख रहा है देखो CO, उसके बाद किसका नंबर है आपका CN माइनस। तो ऑप्शन आपको आपको चेक करना है, जैसे CO ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा वहां पे CN माइनस। ठीक है, अब वो याद ही करवा दिया है, तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, याद कैसे करना है, अमोनिया pyridine डाइपिरिडिन, बीच में फंस गया इन NO2 माइनस CN माइनस CO, याद आ गया समझ। सात कैसे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स है, चलिए याद हो गया होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये सब कैसे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स SFL बोलते हैं। और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, WFL वीक फील्ड लीजेंड्स। तो उसके बहुत सारे हैं, उतने याद होंगे भी नहीं तो इसको हम याद करवा भी नहीं रहे। ठीक है, अब देखो वीबीटी हमें क्या क्या बताता है, देखो टोटल 6 चीजें बताता है ये। पहला, आप इसके हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का, आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। ठीक है, उसकी जियोमेट्री क्या रहेगी वो बता सकते हो, जैसे स्क्वायर प्लानर है, टेट्राहाइड्रल है, इस तरीके से जो भी इसकी ज्योमेट्री रहेगी वो आप बता सकते हो। ठीक है, और वो लो स्पिन है कि हाई स्पिन है वो बता सकते हो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है वो बता सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये सब आप विद द हेल्प ऑफ वीबीटी आप बता सकते हो। ठीक है, तो कुछ लिखा है मैंने और मतलब मैक्सिमम तो अब आपका जब आएगा जब आप किसी कॉम्प्लेक्स को डिटेल में स्टडी करोगे। ठीक है, तो वो पेपर में क्वेश्चन भी उसी के ऊपर पूछा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा और आप पूछ लेगा ये बता दो लो स्पिन फॉलो कर रहा है कि हाई स्पिन फॉलो कर रहा है, इस तरह से। ठीक है ना, तो मैं बस अभी यहाँ पे एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको दो तीन चीजें। ठीक है, तो देखो पहला क्या पॉस्टुलेट्स आपका, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो कैसा रहेगा आपका पैरामैग्नेटिक, ये तो हमें पता ही है, ये आपको पहले बताया था ना कि अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक भी आ रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पढ़ाई भी थे। अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तब उसको हम क्या बोल देते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, और थर्ड पॉइंट क्या है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, ये तो क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो n है इसका मतलब क्या होता है आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है ना, तो 1 इंटू
ये 1+2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 2 रहेगा तो पुट कर देना इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर आते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख भी दिया है, और इसका यूनिट होता है बीएम। बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे एन क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो यूपी नहीं है, यूपी का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया वहां पे, उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक आगे समझे। अब देखो यहाँ पे ना क्या है ना कि हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे और उसका ज्योमेट्री भी बताते हैं। ठीक है, तो ये वैसे हमें पता भी रहता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ताकि आप जब उसको पढ़ोगे डिटेल में, तब वहां पे कोई आपको डाउट आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या है देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ये बताया भी था आपको कि मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो फॉलो करते हैं 4 और 6 को। ठीक है, 4D सीरीज और 5D सीरीज में कुछ ऐसे मेटल्स है, देखो हमें डिटेल में तो पढ़ना है आपका 3D सीरीज को, तो 3D सीरीज में आपके 4 और 6 ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, लेकिन जब आप डिटेल में स्टडी करते हो 4D 5D को, तो वहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी फॉलो करते हैं, जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब। ठीक है ना, लेकिन हाँ मैक्सिमम किस में आएगा, 4 और 6 में ही आएगा आपका। ठीक है, और बताया भी था इसमें, क्योंकि आपका आइसोमर्स भी एग्जिस्ट करता है, बाकी सब में तो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते भी नहीं थे। ठीक है ना, तो 4 में देखो, 4 में 2 पॉसिबिलिटी है। 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो वहां से एक टेट्राहेड्रल बनता है। 2 का कैसे है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा आपका, sp। ये देखो ये लिखना बताया भी था, जैसे 2 है बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग है, तो s तो आएगा, तो s की पावर 1 और p की पावर 1, खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो 1 + 1 2 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया आपका। ऐसे याद करने का तरीका बताए थे 11th में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल कब आता है आपका, जब sp3 होता है, देखो यहाँ पे। और स्क्वायर प्लेनर कब आता है आपका, जब dsp2 होता है। ठीक है, देखो 4 आना चाहिए, तो ये 3 और ये +1 4 हो गया। और यहाँ पे देखो 2 +1 3 +1 4, तो टोटल आपके 4 ही आने चाहिए, चाहे आप sp3 मतलब sp4 नहीं होगा वो, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है ना, sp3, तो s के पावर 1 और p की पावर 3 कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया आपका। ठीक है, तो sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल। और वही अगर dsp2 हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर प्लेनर। dsp2 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। d 1 है, s 1 है, p 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया आपका 4। ठीक है, तो 4 वाला खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, या तो ज्योमेट्री कैसा होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन का, एक sp3d2 भी बन सकता है और d2sp3 भी बन सकता है। लेकिन ये जो ज्योमेट्री जो रहेगा ना, ये हमेशा आपका ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। ज्योमेट्री आपका हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो कभी आपका sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, देखो यहाँ पे d पहले आ रहा है, यहाँ पे d पहले आ रहा है। ठीक है ना, अगर d पहले आता है तो उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और d आपका बाद में आ रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यही सब चीजें देखो, एक ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स दे देगा, जैसे बोल दिया आपको CuNH3 4 2-। ठीक है, और बोलेगा कि ये बताओ कि ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, तो आप विद द हेल्प ऑफ VBT इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल 6 चीजें हैं जो आपको VBT एक्सप्लेन करवाता है। देखो 2 तो यहाँ पे हो गया, एक तो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता देगा। ठीक है, ये एक बता देगा आपको कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 2 हो गया। ज्योमेट्री बता सकते हो आप यहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो आपको यहाँ से, 4 हो गए। एक आपको बताया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वो बता सकते हो। और एक मैंने यहाँ से बताया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, तो टोटल 6 चीजें, पेपर में कुछ भी पूछ लेगा, एक कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा वही, और ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, तो विद द हेल्प ऑफ VBT आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो ये 6 में से पेपर में कुछ भी आ सकता है, और कॉम्पिटेटिव में इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है ना, कुछ भी दे दिया रहेगा आपको, बोलेगा ये बता दो पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, तो आप वहां से निकाल के बता देंगे इसको। ठीक है ना, तो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम मैं 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तब आप फैमिलियर हो जाओगे और सारे क्वेश्चन फिर आप डील कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखें, चीजों को समझें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे।